तीन मुद्दा मैं तीन सेक्टर में चुन के लाया था कि इस पे चर्चा जरूर करूंगा, क्योंकि तीनों को लेके भारी कंफ्यूजन है। एक बैंकिंग पे, सरकारी बैंक पे तो चर्चा हो गई, लेकिन प्राइवेट बैंक इसमें बचा रहा। दूसरा ऑयल कंपनियां, और तीसरा आईटी सेक्टर। तो शुरुआत में करता हूं, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा आप लोग निजी बैंकों को लेकर के। मैं स्पेसिफिक बैंक पे नहीं जाऊंगा, लेकिन एचडीएफसी बैंक जो काफ़ी अच्छे गवर्नेंस के लिए जाना जाता था, उस पर जब सवाल उठे तो वैसे भी 2-3 साल से ये बैंक वेल्थ क्रिएटर नहीं रहा है। तो आपको लगता है कि निवेशक छोटे छोटे जो प्राइवेट बैंक है, मझौले जो प्राइवेट बैंक है, वहां पे अब ज्यादा फोकस करेंगे? सुदीप जी। जी, फोकस तो पहले भी था छोटे मझोले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे, और कुछ बैंक्स ने अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है। और वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे, अभी भी वैल्यूएशन वहां पे उतना कंफर्ट नहीं है कंपेयर टू पीएसयू बैंक्स। तो वैल्यूएशन की अगर बात करें, एक मिनट के लिए वार और रिलेटेड डिसरप्शन को हम भूल जाए, तो मुझे तो लगता है पीएसयू बैंक्स, पर्टिकुलरली लार्जेस्ट पीएसयू बैंक प्लस छोटे मझोले पीएसयू बैंक्स में अपॉर्चुनिटी बन रहा था। दिस वॉर रिलेटेड डिसरप्शन ऑब्वियसली ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में दबाव डाल सकता है कुछ देर के लिए, उस पे मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे, पर्टिकुलरली छोटे मझोले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे अभी इतना फोकस हमारा नहीं है, और मैं मानता हूँ कि थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट वहां पे इतना नहीं है। हाँ, वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं, थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। संजय सिन्हा सर। देखिए, मेरे ख्याल से अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में आप बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक को छोड़कर स्मॉल और मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक पर फोकस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये गलत है। हाँ, आज गलत। नो डाउट आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले कुछ सालों में कुछ बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने कुछ वेल्थ क्रिएशन नहीं किया है इन्वेस्टर्स के लिए। नो डाउट ये बात सही है। लेकिन आप अगर अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखेंगे, तो मार्केट में एक चीज होता है जिसको कहते हैं मीन रिवर्जन। इन द सेंस कि अगर आपकी इनहेरेंट वर्थ है, तो अगर मार्केट ने आपको लंबे समय तक उसकी वैल्यू नहीं दी है, तो कुछ समय के बाद वो आपको कॉम्पेंसेट करेगा ताकि आप अपनी डिजर्विंग वैल्यू पा सकें। तो मेरे ख्याल से अगर आप पिछले ये आज के एपिसोड को छोड़ दें, जहाँ पर कि बॉन्ड यील्ड्स की ऊपर जाने की संभावना है, इंटरेस्ट रेट की ऊपर जाने की संभावना है, इसके जस्ट पहले की स्थिति अगर आप देखें, तो जो बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे, उन्होंने गाइड किया था कि उनकी क्रेडिट ग्रोथ करीब 14% से 16% के रेट से ग्रो करेगी। पिछले साल भर में आरबीआई ने 125 बेसिस पॉइंट से रेट काटे, उसका जो परिणाम क्रेडिट ग्रोथ पे आना चाहिए था, वो अब आ रहा है। और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर प्रेशर बना हुआ था, क्योंकि लेंडिंग रेट कम हुआ, लेकिन बोरोइंग रेट कम नहीं हुआ था, लेकिन अब बोरोइंग रेट्स भी कम हो रहे हैं, तो एनआईएम्स रिस्टोर हो रहे हैं। तीसरी, एसेट क्वालिटी जो है, वो पहले से ज़्यादा सुधर रही है। आज मिसगिविंग्स क्यों है? क्योंकि ये तीनों फैक्टर्स लग रहा है कि रिवर्स हो रहे हैं। लग रहा है कि अब इंटरेस्ट रेट घटेंगे नहीं, हो सकता है बढ़ जाएँगे। क्रेडिट ग्रोथ आज के माहौल में जहाँ इंडस्ट्री अपने रॉ मटेरियल के लिए जूझ रही है, तो वहाँ पर क्रेडिट लेने कौन जाएगा? तो क्रेडिट ग्रोथ भी स्टंट हो जाएगा। और तीसरा, कि जो एसेट क्वालिटी अच्छी हुई है, हो सकता है कि मैक्रो एनवायरनमेंट खराब हुआ है, हो तो एसेट क्वालिटी खराब हो जाएगी। लेकिन जैसे ये सब तीनों फैक्टर्स फिर से क्लियर होंगे, तो ये सेक्टर दोबारा सेंटर में आ जाएगा, और मेरे ख्याल से जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की अंडर परफॉर्मेंस है, वो कॉम्पेंसेट हो जाएगी। रही बात सेट हो पीएसयू जाएगी। बैंक्स वर्सेस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, तो देखिए पिछले 1 साल में पीएसयू बैंक्स ने 2 चीज़ें तो बहुत अच्छी तरह से दिखा दी कि अब उनका जो रिस्क मैनेजमेंट है, वो पहले से बहुत अच्छा हो गया है। और जिस तरह से उन्होंने अपनी प्रॉफिट्स को बढ़ाया है, हमारे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के कंपैरिज़न में पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने अपनी पिछले 4 क्वार्टर में प्रॉफिट्स को ज़्यादा अच्छा से बढ़ाया है। और जिस तरह की एसेट क्वालिटी इन बैंक्स की हो गई है, वो भी बहुत अच्छी है। अभी जो डर था कि बॉन्ड यील्ड स्पाइक करेंगे, तो उनकी ट्रेजरी बुक में उनको लॉस लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बॉन्ड यील्ड्स को भी ट्रेस करिए, तो जिस तरह से रुपी डिप्रिसिएशन हुआ है करीब-करीब 2.5% का वॉर के बाद, बॉन्ड यील्ड्स हमारे ख्याल से करीब 15 से 20 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा ऊपर नहीं गए। तो बहुत ज़्यादा जो हम लॉस की संभावना कर रहे थे, वो भी नहीं हुआ है। वो मेरे ख्याल से बाज़ार भी अब उस बात को एक्नॉलेज कर रहा है। इसी के लिए आप देखिए बहुत ज़्यादा
पब्लिक सेक्टर बैंक्स में गिरावट नहीं हो रही है। इनफैक्ट आज के बाजार में तो उनमें बहुत अच्छा खासा उछाल भी आया है। तो मैं अगर मुझे स्ट्रैटिफाई करना पड़े तो मैं आज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को एक लेवल पर रखूंगा और जो छोटे और मझौले साइज के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो उनको उनसे नीचे रखूंगा। दलजीत दे, संक्षिप्त में बैंकिंग सेक्टर। तो बीएफएसआई में लक्ष्मण जी हमारा व्यू है कि बैंक्स के बनिस्पत अभी हम एनबीएफसीज पे ज्यादा ध्यान देंगे और उसमें हमारे को लगता है कि जैसे माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेगमेंट है वहां पर काफी अच्छा रिवर्सल आ रहा है, वहां पे हमारा फोकस ज्यादा है। और फिर दूसरा इंश्योरेंस वाला सेगमेंट, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गया, अभी हम वहां पे प्रेफरेंस देंगे। तो ये आपका फोकस रहेगा। अब एक सेक्टर है जिस पर हम लोग काफ़ी समय से चर्चा भी किए थे, लेकिन फिर से वो चर्चा में आ गया, वो है आईटी सेक्टर। सुदीप सर, आपसे शुरुआत करूं। आईटी सेक्टर को लेके आपका व्यू अभी क्या है? अभी इसलिए सवाल ये पूछ रहा हूं क्योंकि हमने देखा कि एक्सेंचर ने ग्रोथ का प्रोजेक्शन थोड़ा सा बढ़ाया, जो डाउनवर्ड जो था उधर से ऊपर किया उन्होंने। हैप्पीएस्ट माइंड ने अच्छे आउटलुक दिए हैं। तो ये क्या एक संकेत मिल रहे हैं रिवर्सल के आईटी सेक्टर में कि नहीं बहुत जल्दीबाजी होगी? जी बिल्कुल नहीं, बहुत जल्दबाजी होगी। और इसको ना सब आईटी कंपनीज को सेम ब्रश में पेंट नहीं करना चाहिए। एक्सेंच्योर, अगर आपने ध्यान दिया है, एक्सेंच्योर बहुत दिन से एआई पे और एआई रिलेटेड कैपेबिलिटी पे काम कर रहा है और इसी का फायदा एक्सेंच्योर को मिल रहा है। एक्सेंच्योर के नतीजे अगर जो कल आए वहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये साफ है कि एंटरप्राइज का एआई स्पेंडिंग का एक हिस्सा एक्सेंच्योर को मिलना चालू हो गया है और ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड है एक्सेंच्योर के लिए। हैप्पीएस्ट माइंड्स हमेशा से कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो आई एम श्योर दे आर आल्सो डूइंग गुड। पर ये एक्सपेक्ट करना और एक्स्ट्रापुलेट करना कि एक्सेंच्योर ने अच्छा किया तो बाकी सारे आईटी कंपनीज भी अच्छा करेंगे, ये शायद सही नहीं होगा। तो मैं तो सतर्क रहने की ही सलाह दूंगा। देखिए, एआई रिलेटेड डिसरप्शन बहुत बाकी है, हम लोगों ने सिर्फ ट्रेलर देखा है और ये डिसरप्शन जरूर रेवेन्यू पे इंपैक्ट करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट करेगा, मार्जिन पे इंपैक्ट करेगा। अनलेस दे आर एबल टू गियर अप एंड provide AI related services, AI implementation related services, IT companies will suffer. Adjustment होगा and gradually they will be reach there. पर अभी इसमें टाइम लगेगा, हर कोई कंपनी एक्सेंच्योर जैसा परफॉर्म नहीं करेगा। संजय जी, देखिए, मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में आईटी सेक्टर में कुछ बढ़ोतरी होगी या बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा, मेरे ख्याल से ऐसी मेरी उम्मीद नहीं है। अ, अगर आप 10% 15% के मूव को अच्छा मूव मानते हैं तो वो संभव है कि वो 15% या हो सकता है 20% तक का भी मूव हो। मेरे ख्याल से देखिए, आईटी सेक्टर में दो चीज हैं जो बहुत क्लियर हैं। एआई का डिसरप्शन, चूंकि मैंने खुद अब एआई को यूज करना शुरू कर दिया है, तो मैं आपको कह सकता हूं कि ये रियल है और इसका डिसरप्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो लेकिन जो बड़े एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए एआई जो है वो ऐसा नहीं है कि वो ओवरनाइट एआई को अडॉप्ट कर लेंगे। उनको एक हैंड होल्डिंग की जरूरत है टू ट्रांजिट फ्रॉम द करंट प्रोसेसेस टू द एआई ड्रिवन प्रोसेसेस। तो एक तो वो, दूसरा उनको गार्ड रेल्स बनाने की जरूरत है बिफोर लार्ज स्केल एंटरप्राइज वाइज एआई का यूज हो। ये दोनों अपॉर्चुनिटी भारतीय आईटी कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी में ये संभव है कि उनके टॉप लाइन में कमी हो सकती है, लेकिन मार्जिन हो सकता है एक्सपैंड कर जाए। अब इन दोनों के फलस्वरूप जो लास्ट नंबर है, जो कि उनका प्रॉफिट नंबर्स है, क्या वो इस लेवल पे रहेगा, इस लेवल से ऊपर जाएगा या इस लेवल से मार्जिनली नीचे जाएगा, वो समय बताएगा लक्ष्मण जी। इसी के लिए मैं समझता हूं कि शॉर्ट टर्म में इट इज बेटर कि हम आईटी सेक्टर को थोड़ा केयरफुली देखें, लेकिन मेरे ख्याल से मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये एक अपॉर्चुनिटी वाली सेक्टर है। हाँ, जहां पर जैसा मेरा हाइपोथेसिस है कि अगर आईटी कंपनीज की प्रॉफिट बढ़ती नहीं है, इस लेवल पर भी रह जाती है, तो जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल की डी रेटिंग हो चुकी है वो दोबारा अपने मीन पर आएगी, तो भी इसमें मुनाफा है। और अगर अर्निंग्स उधर सुधर गए, ऊपर चले गए और प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो भी री रेट हो गए, तो और भी ज्यादा मुनाफा की संभावना है। तो इसी के लिए एज अ कॉन्ट्रेरियन
मैं इस सेक्टर को राइट ऑफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे शॉर्ट टर्म में यह सेक्टर बहुत अपॉर्चुनिटी वाला सेक्टर नहीं लग रहा है। शॉर्ट टर्म में अपॉर्चुनिटी वाला सेक्टर आपको यहाँ पे नहीं लग रहा है। एक सेक्टर और जिसको लेके मैं सोचा था चर्चा करूंगा, क्योंकि शो में अब समय कम है। संजय सर पहले आप बताइएगा, फिर सुदीप सर के पास जाऊंगा, इस बीच दलजी जी से कॉन्टैक्ट हो जाएगा तो फिर उनसे भी चर्चा करूंगा। वो है ऑयल कंपनियों को लेकर के, एक जो रिफाइनिंग का काम करती है, एक जो मार्केटिंग का काम करती है, दोनों में से कोई प्रेफरेंस में है संजय सर? देखिए, चूंकि इन पर सरकारी दबाव ज्यादा है, भले वो प्रत्यक्ष रूप में रहे या अप्रत्यक्ष रूप में रहे, तो इसलिए इन पर मैं पर्सनली बेट लेने से थोड़ा घबराता हूँ। हाँ, जैसे आज के माहौल में अगर देखें तो भारत क्रूड जो खरीद रहा है वो कितने ऊपर के दाम पे ले रहा है, लेकिन जो रिटेल फ्यूल प्राइसेस हैं वो तो नहीं अफेक्टेड हुए, तो इसका बिल कौन उठाएगा? तो ये जो अप्रत्यक्ष रूप में इलेक्शन के कारण हो या जिस कारण भी हो, सरकारी दबाव बना रहता है, उसके कारण मैं इस सेक्टर से दूर रहता हूँ। इस सेक्टर से आप दूर रहते हैं। दलजीत जी जुड़ गए। दलजीत जी, हम लोग चर्चा कर रहे थे आईटी सेक्टर को लेके, और अभी लास्ट में कमेंट लिया था मैंने ऑयल कंपनियों को लेकर के, रिफाइनिंग कंपनियां और मार्केटिंग कंपनियां, दोनों पे व्यू अपना छोटे में आप दे दीजिए, फिर मैं सुदीप सर के पास जाऊंगा। तो ऑयल कंपनियां तो हमारे लिए नो गो एरिया है, बिकॉज वो नो गो सिन्हा सर एरिया। ने जो बोला, हाँ, जो सिन्हा सर ने बोला वो बिल्कुल सही है कि हम उसको चाहे रिफाइनिंग हो चाहे मार्केटिंग हो। हाँ, नहीं, अगर देखेंगे कभी तो अपस्ट्रीम कंपनी, ओएनजीसी टाइप कंपनी कभी देख सकते हैं, बट वो कोई ऐसा खास वैल्यूएशन में बहुत बड़ा कुछ करा नहीं है आज तक। और जहां तक आईटी का सवाल है, तो हम अगेन उसमें अभी वेट एंड वॉच का अप्रोच रखे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये जो डिसरप्शन है एआई का, ये हर एक के ऊपर एक अलग तरीके का असर, कंपनी स्पेसिफिक असर होगा, ना कि ब्रॉड ऐसे हम एक सेक्टर कॉल ले पाएंगे कि सभी को उसका फायदा होगा या सभी को नुकसान होगा। तो जब ये इवॉल्व होगा किस तरीके से अगले 6 महीने, 3 महीने, साल भर में जो एक स्थिति नजर आएगी, तब उसके ऊपर कॉल लेंगे। तो फिलहाल अभी हम आउट ऑफ आईटी एकदम। बिल्कुल, दोनों से बिल्कुल नो गो एरिया टाइप से बना रखा। दलजी जी का बहुत क्लियर सा व्यू है। सुदीप सर? देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनी से तो बिल्कुल दूर रहिए। 4 स्टेट में इलेक्शन है सामने, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए तो मार्जिन कंप्रेस होगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट होगा, तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और संक्षेप में ये बता रहा हूँ, अगर आपको इस सेक्टर में रहना है तो ऑयल मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज जो अपस्ट्रीम कंपनीज है, वहां पे ओएनजीसी में जरूर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि जो ग्लोबली जो प्रेडिक्शन चल रहा है उससे ये साफ सामने आ रहा है कि जो लेवल पे हम लोग ऑयल ये वार से पहले देख रहे थे, $60-70 पर बैरल ब्रेंट का, वहां से शायद 100 के आसपास एक लॉन्ग टाइम तक ऑयल का प्राइस रहेगा। अब 120 तो एबरेशन है, शायद वहां से नीचे आएगा, पर 80 से 100 के बीच में रहेगा शायद, यही कहा जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ओएनजीसी को फायदा मिलेगा। तो थोड़ा स्पेकुलेटिव और एग्रेसिव पोजीशन लेके अगर आपको घुसना है तो ओएनजीसी में घुस सकते हैं। हालांकि एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं तो पावर भी उसी का हिस्सा है, पावर कोल। कोल बिल्कुल इसी क्षेत्र में आप इंक्लूड कर सकते हैं, और कोल के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि कोल का यूसेज कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और बढ़ेगा भी। पहले एक टाइम में कहा जा रहा था कि कोल आउटडेटेड है, कोल खत्म हो जाएगा, पर वो हुआ नहीं, और कोल का कंटिन्यूअसली यूज बढ़ रहा है। क्रूड ऑयल और गैस की वजह से कोल की डिमांड वैसे बढ़े, क्रूड ऑयल गैस तो मंगाना पड़ेगा, कोयला तो अपने यहाँ से उत्पादन कर रहे हैं, क्यों दलजीत जी? हाँ, बिल्कुल सही बात है। और अल्टरनेट फ्यूल, ये वापस जो पुराने चूल्हा सब भूल गए थे, वो वापस चालू हो गया था। तो अब हम लोगों को शायद बम्बई में तो नहीं जरूरत पड़े, ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन दूसरे शहरों में तो जरूर मिलेगा।